मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया है, उस पर अमल दरामद हुआ है और आज आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे और आप एक बोंगियां मार रहे हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लें ताकि आपको कम से कम जब बात करें तो समझ हो कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सूरत-ए-हाल आपके सामने। वज़ीर आला पंजाब अब तब्दील हो चुके हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, वो एक गैर कानूनी गैर आइनी वज़ीर आला पंजाब थे। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो भी गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया। उसके बाद ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब फौरी तौर पर हलफ लें, कोई वैक्यूम ताकि ना हो। पंजाब में 12 करोड़ का सूबा है और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर से हलफ लेना था, वहाँ नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा था कि इस सूरत में जाकर सदर पाकिस्तान से हलफ लें। डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने हलफ लिया और परवेज़ इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के। लेकिन इस तकरीब को जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसने बराह रास्त नहीं दिखाया, जैसा कि डेकोरम है और जैसा कि हमेशा से दिखाया जाता है, जो रवायत है। लेकिन इस रवायत को भी तोड़ दिया। गुस्सा इतना है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे PMLN में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फ़हद हुसैन वहाँ पे क्योंकि एडवाइस करते हैं तो इन लोगों ने नहीं दिखाया और ये एक ज़्यादती है सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के इंतखाब को और उनके हलफ को ना दिखाना बराह रास्त, ये एक ज़्यादती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो इस वक्त हो रही है। बहुत सारे फाशिस्ट इक़दामात इस हुकूमत ने किए हैं, लगातार किए हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये हुकूमत बनी थी। रजीम चेंज ये को पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं और उनसे आपकी बातचीत शुरू करवाऊं, मैं एक और आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिकन कैसे पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करते हैं और किस हद तक मुदाखलत करते हैं। इसमें मैंने 2014 में परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू किया था जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है। परवेज़ इलाही साहब ने 2014 में मुझे क्या बताया था कि 2008 में उनके और अमेरिकन के दरमियान क्या बातचीत हुई 2008 में और 9 में। ज़रा ये आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। मुझे पता पक्की खबर है, इस घर में 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले अमेरिकन आए थे और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि आपकी डील हो रही है अमेरिकन के साथ और उसके बाद अब इलेक्शन हार गए। आज आप बता दें, आज कुछ 6-7 साल गुजर गए हैं, उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे? इलेक्शन से एक दिन पहले जहां आप बैठे हैं इसी घर में, जो बाइडन साहब जो अब वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जी, जॉन कैरी जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं इसके फॉरेन अफेयर्स के, और चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो इधर आते हैं हमारे घर। मेरे उनके साथ मीटिंग थी। उन्होंने बैठ के तो कहने लगे जी कि आपके एजुकेशन का बहुत हमें पता है, वो बड़ा आपने अच्छा काम किया, हेल्थ सेक्टर में आपने अच्छा काम किया, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं मानेंगे। कहने लगे कि नहीं वो देखें उससे मुल्क के लिए बेहतरी है, ये है वो। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप पहले से हमें कैसे हरा सकते हैं? वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। कहते नहीं 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 कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो मैंने कहा आप पहले क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद फिर ये इलेक्शन हो गया। नहीं, एक मिनट ये कैसे हो सकता है? सीक्वेंस आ जाएगा ना आपके फिर उसमें। उसके बाद साल बाद 2009 रिचर्ड आर्मिटेज ओबामा साहब ने ये थिंक टैंक बनाया था कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकन जो अवाम है उनको करीब तर लाया जाए। तो उनके साथ 2 घंटे सिटिंग हुई। उसमें शुजात साहब, मैं, हमारे सारे लोग थे, कोई 2 घंटे मीटिंग चली। तो शुजात साहब ने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा जी करें, कि आपने अभी हमारी तारीफ की है कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ था, तो आपने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, मैं नहीं था इसमें, कोंडालीसा राइस एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। कोंडालीसा राइस, यस, एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। हमने कहा कौन से हमारे 2 फ्रेंड्स? कहता है जी कि मुशर्रफ एंड तारक अजीज। अब मैंने कहा कि और मुशर्रफ सेक्रेटरी, ठीक है। मैंने कहा एक चीज मुझे बताएं, इलेक्शन से एक दिन पहले, 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले ये तीनों साहब आते हैं, चक हेगल,
जॉन कैरी और जो बाइडन, तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हम नहीं मानेंगे। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है? डेफिनेटली उस इलेक्शन में हुई है ना। ये इलेक्शन की प्लानिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है आपके ख्याल में? ये बहुत कुछ बाहर हुआ है। अमेरिका इतना असरअंदाज होता है जो सब देखिए, हमारे लोगों ने डालना होता है। नहीं, वोट तो डालना होता है, तो आगे कौन होता है? बाकी कुछ अनफिनिश्ड सवाल मैं छोड़ रहा हूं। ये नाज़रीन, मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। ये आपने सुना, परवेज़ इलाही साहब उस दौर में भी कह रहे थे कि अमेरिकन आके परवेज़ इलाही साहब को मिलते हैं और वो कहते हैं आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आपकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान। और बाद में अमेरिकन आते हैं 1 साल के बाद, और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी देखें ये थी साजिश, और इसमें पाकिस्तानी 2 जर्नैलों के उन्होंने नाम लिए, परवेज़ मुशर्रफ और तारिक अजीज साहब, और साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से कोंडालीज़ा राइस इसके अंदर शामिल थी। जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, वो इसके बारे में पहले से आगाह करके गए थे, यानी उनका झाका खुला हुआ है रजीम चेंज के मामलात में, और अब तो वो खुद अमेरिका के सदर हैं, तो उनका दौरे हुकूमत है वहाँ पे, और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रजीम चेंज हुआ, और इस मरतबा डोनाल्ड लू का एक लेटर आया था। तब जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी ताज नहीं है। मुबशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अदर कासमी साहब मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जन साहब ये आपके पास लेकर आता हूँ, ये दिल भरता क्यों नहीं है सर ऐसे तजर्बों से हमारे तजर्बाकारों का, कि हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया तजर्बा हो जाता है। यानी पहले अमेरिकन, ये चौधरी परवेज़ इलाही अभी वज़ीर आला बने हैं, ये उन्होंने ही बात की है 27 फरवरी 2014 को मेरे साथ। देखिए इमरान, बदकिस्मती ये है कि हम बाकियों को तो छोड़ दें, पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख लेना। अगर आप पाकिस्तान के अपने लोग इस तरीके से तैयार ना हो, जिस तरह ये नाम ले रहे थे जनरल मुशर्रफ का और तारिक अजीज, खैर जर्नैल नहीं थे, वो एडवाइज़र थे इनके, और सॉरी साहब के ख़ास दोस्त थे वो। तो जब लोग आपके स्थिति से तैयार हो जाते हैं और आप समझते हैं वो कि भाई हमारी सालमियत या हमारी हुकूमत इसी तरह चलेगी, हमारी मदद इस तरह होगी, हमारी बैकिंग इस तरीके से होगी, और उनके साथ तो मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर से मामलात को संभालना इतना मुश्किल रहता नहीं है। देखिए, हम जो चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान का मसला क्या है, दुनिया पाकिस्तान को देखती किस नज़र से है, और पाकिस्तान खुद अपने आप को किस नज़र से देख रहा है। आप मुझे बताइए कि आज पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कौमी बयानिया कोई है ऐसा जिस पर हम सब मुत्तफिक हों कि पाकिस्तान कौम क्या है, क्या चाहती है, और मैं आप किस तरफ लेके जाना चाहती है? नहीं, आपका किसी एक मसले पर भी एक इस तरीके से आप यकजा नहीं है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो भारत के साथ लेकर है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँ, पाकिस्तान को दुनिया क्या देखती है कि ये एक खित्ते में एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो बहुत सारा कुछ रोक सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है। और शायद आपके प्रोग्रामों में पहले मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अमेरिका के इस खित्ते में रहना या इससे निकलना पाकिस्तान की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है, और ये आपने देखा ही आपके पास हुआ। दूसरे पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ऐसे खित्ते में वाक़या है, एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, जो एक एनॉमली है उनकी सोच के लिहाज से। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना था। और तीसरा ये है कि हम अपने आप को शायद सब आपस में एक दूसरे को दस्ते गिरबान रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस्लामी रियासत है ये एक ऐसे खित्ते में वाक़या इस्लामी रियासत जो न्यूक्लियर पावर भी है, जो इस खित्ते के पावर बैलेंस में एक कलीदी हैसियत रखती है, वो अगर उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनको इसलिए बहुत तकलीफ रहती है। सर, हम उनको कंट्रोल बार बार दे क्यों देते हैं? हमारे जो ताकतवर लोग हैं जो कंट्रोल देने से मना कर सकते हैं, वो बार बार कंट्रोल दे क्यों देते? सारी गलतियां अमेरिका की निकलती हैं या पाकिस्तान के जुग्राफिया की निकलती हैं? पाकिस्तान के इदारों या ताकतवर हलकों का कभी कसूर नहीं निकलता। पहले कहा, देखिए इमरान, मैंने आपसे पहले जब बात मैंने शुरू की थी, बात यही की थी कि पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पे अगर हम एक मुस्तहकम किसी एक जगह पे खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको जितना मर्जी जोर लगाया कुछ नहीं कर सकती, जब से पाकिस्तान के अंदर से मामलात ऐसे ना हो। ठीक है। और पाकिस्तान का मसला देखिए, दूसरा बड़ा मसला जो साथ ये है कि हमने ओवर द ईयर्स अपने आप को अपनी जो शहरग है दुश्मन के हाथ में पकड़ाई हुई है। पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखिए दिन ब दिन, आज तो खैर अभी सामने आपको नजर आ रहा है, हमारे जैसे लोग आज से नहीं बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभालिए। अगर आपको याद हो, जनरल बाजवा ने कराची में एक किसी कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, उस वक्त जो हुकूमत थी नून लीग की थी, बहुत बुरा बनाया था उन्होंने। इनको क्या हक पहुंचता है ये कहने का
आज आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं। उन्होंने जब कहा था कि इकोनॉमी इज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल, जनरल बाजवा का भी स्टेटमेंट बहुत बुरा बनाया था। फिर ये आपके DGISPR ने जो बात की थी कि हुकूमत आ गई तो सब ठीक हो गया, उसका भी लोगों ने बहुत बुरा बनाया। मैं एक मिनट, मुबशर ज़ैदी साहब, ये बयानिया की बात की, अब ये बयानिया पाकिस्तान का बना होना है, यानी हमें एक सिलेबस दिया जाता है, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, थोड़े अरसे बाद एक नया सिलेबस, यानी कश्मीर के ऊपर ये है, भारत के साथ ये करना है, कभी ये ये कैसे हम एक बयानिया कैसे बने पूरी कौम का? देखिए इमरान, मसला ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हद तक जो है वो फौज कंट्रोल करती है, उसमें फॉरेन ऑफिस का इतना अमल दखल नहीं होता। तो ये तो ओवर द ईयर्स जिन वक्तों की आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अमेरिका का कंट्रोल होता है, वो उस वक्त था या तो मुशर्रफ के टाइम पे होता या ज़िया-उल हक के टाइम पे था, जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था अफगानिस्तान के लिए, जिसके ज़ाहिर है हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। मगर उस वक्त से जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो फ़ौज के हाथ में है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरी दुनिया में होती है, लेकिन सिविलियन ओवरसाइट होती है। हमारे यहाँ वो सिविलियन ओवरसाइट बदकिस्मती से नहीं है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी कुव्वत से ज़्यादा वो बिलीव करते हैं कि वो फ़ौज की ब्लेसिंग्स के साथ आ जाएं, और फिर जाहिर है वो जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो उनको ही हैंड ओवर कर दी जाती है बड़ी हद तक। और ये जो इमरान खान का रूस वाला जो दौरा था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसी चीज़ का शाखसाना था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अरसे से, और अयूब खान के ज़माने से आपको पता है, जिसे आज शायद हम एक तारीख़ी गलती कहते हैं कि उस वक्त हमने रूस को छोड़कर अमेरिका को चूज़ किया और उसकी फिर हमें कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी वो आज तक हम भुगत रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की शक्ल में हो, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग की शक्ल में हो, और चाहे ड्रग्स की शक्ल में हो, चाहे क्लाशनकोव्स और असलहे की शक्ल में हो। आपको ये बात ज़ाहिर है तारीख का हिस्सा है। तो इस वक्त एक डेमोक्रेटिक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ओवरसाइट जो है उस पॉलिसी के ऊपर वो दे। इमरान खान ने कोशिश की, वो चले गए। नवाज शरीफ ने 99 में, अगर मैं कहूँ, जब बस सर्विस शुरू हुई थी, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, तो उसके बाद भी रिएक्शन आया फौज से और उनकी हुकूमत भी चलती करती गई। यहाँ पर जो वो मसला है वो ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ब्रीफली तो आ जाती हैं वन पेज पर, लेकिन सम हाउ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी अपने पास रखना चाहती है। और इसमें देखिए, जब तक एक कलेक्टिव विजडम नहीं होगा, पूरी दुनिया में होता है, फौज की इनपुट होती है, लेकिन जो खारजा पॉलिसी है वो खालिसतन सिविलियन जो है उसकी ओवरसाइट होती है। और कम से कम ओपन डिबेट एज वेल सर, उसमें ओपन डिबेट इसके ऊपर करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मैं आपको ये जो आपको मिसाल, ये जो आप लोगों ने एक फिल्टर्स लगाए हुए हैं या आप लोगों ने जो सेंसर लगाए हुए हैं, फिर लोगों को बोलने दीजिए ताकि कोई लोगों की राय बने। बिल्कुल। और दूसरा, आप इमरान देख लें कि मुझे इस मुल्क में एक थिंक टैंक बता दें, एक ऐसा थिंक टैंक जिसमें कोई रिटायर्ड फौजी जिसका हेड ना हो। तो ये तो इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी थिंकिंग, हमारी पॉलिसी, हमारी स्ट्रैटेजी सब जो है एक ख़ास नुक्ता नज़र को रख के बनाई जाती है। इस हालांकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ब्रिलियंट जो है लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स की पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि देखिए जो पॉलिसीज बनती है मुख्तलिफ शोबों से लोग आते हैं और फिर वो अपनी अपनी राय देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं इसमें एक और सवाल करना चाह रहा हूँ सर, मैं एक और सवाल अदर भाई, ये इसमें चोर रास्ते से तो बहुत सारे लोग बार बार हुकूमत में आए हैं, लेकिन इस मर्तबा जिस तरीके से पब्लिक ने रिएक्ट किया है, क्या आपको लगता है कि ये रास्ता बंद होना शुरू हो जाएगा? यानी लोग कहते हैं कि हमें आप अपनी गाड़ी पे बिठाएं या ट्रक पे बिठाएं और हमें इक़्तिदार के ऐवान तक छोड़ें। ये माजी में ऐसे ही होता रहा है ना, और ये तजुर्बा हमेशा ऐसा लगता है कामयाब होता रहा है। लेकिन इस मर्तबा जो लोग हुकूमत में आए एक ऑपरेशन के नतीजे में, जैसा दिखाई देता है बज़ाहिर, और इमरान खान साहब तो बड़ा खुल के इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो
इसमें ऐसा लगता नहीं है आपको कि इस मर्तबा जो पब्लिक है उसका डिफरेंटली रिएक्ट करना शायद इस रास्ते को बंद करेगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे होता ये रहा है इमरान भाई कि यहाँ पे जो भी इक़्तिदार में आता है, आप नून लीग को देख लें, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, मेजॉरिटी तो ये लोग इक़्तिदार में रहे, ये सेनेट के अंदर खड़े होते हैं, ये कौमी असेंबली के अंदर खड़े होते हैं, ये हमेशा अपने मसाइल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमने फॉरेन पॉलिसी की बात की, यकीनन उसमें फौज का बड़ा किरदार है, इदारों का बड़ा किरदार है, लेकिन आपने स्पेस लेनी होती है। ये जब भी इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने अवाम का मुकदमा नहीं लड़ा, इन्होंने हमेशा अपना मुकदमा लड़ा है। भाई हमें ये नहीं करने दिया जा रहा। जब ये नहीं लड़ेंगे तो कोई तो लड़ेगा ना। बिल्कुल, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। ये सेनेट में खड़े होकर कहते हैं कि इदारे हमें ये नहीं करने देते। जब ये अवाम के मसाइल को प्रायोरिटी बनाएंगे ना, ठीक है, आपको फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं करने दिया जा रहा, इमरान खान को भी बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन वो अवाम के लिए कुछ करता रहा ना, तो आखिर में अवाम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वो उसकी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है। तो जब इनकी प्रायोरिटी ये होगी कि इन्होंने अवाम के हकूक लेने, ये इस वक्त जंग लड़ रहे हैं अपने हकूक की कि हमें ये हक दे दो, हम ये भी डिसाइड करें, हम वो भी डिसाइड करें। नहीं भाई, जब तक आप लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, उनके हकूक उनको वापस नहीं करेंगे, तो आप इदारों से अपने हकूक नहीं ले सकते। ये कश्मकश इसी तरह चलती रहेगी। जब अवाम ये समझेगी कि ये मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं, अपनी मजलूमियत का रोना नहीं रो रहे, तो फिर वो हिसाब होगा कि ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट करते हुए लोग 3 दफा सोचेंगे यार करें या ना करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अवाम का जो रिएक्शन है उसी से चीजें चेंज होंगी। ठीक है, एक अब आम मामला है गवर्नर राज का, और गवर्नर आ रहा हूं मुबशर भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर जनरल साहब के बाद जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि समरी पे काम हो रहा है और मेरे ही क्योंकि महकमे से आना है तो हम इसको कर गुजरेंगे। सर, ये क्या कोई ऑप्शन है? और एक और आप इस किस्म की हरकत करके पाकिस्तान को कहां धकेलना चाहते हैं? सबसे बड़ा सूबा है। जी इमरान, बिल्कुल मेरे ख्याल में इंतहाई अहमकाना ये तजवीज़ है, जिसकी भी है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो हमें मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, जो मेजॉरिटी सीट्स जिसकी थी उसी को इख्तिदार जाना चाहिए था। आप ये वक्ती तौर पर चालाकी करके या कोई ऐसी रूलिंग दे करके आप चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में भी यही हुआ। ये बात नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड करती है, लेकिन ये लोगों का मैंडेट चुराना जो है ये एक इंतहाई गैर जमहूरी हरकत है, और मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसने इस चीज़ को दुरुस्त कर दिया है। ये जो भी गलत काम हो, अब राणा साहब की ये तजवीज़ के गवर्नर लाद जाएंगे, अगेन डेस्परेट एक उनकी अटेम्प्ट है कि किसी तरीके, उनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त नून लीग को कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो खुद उनकी अपनी लाई हुई हैं, और जिस तरह उन्होंने ये हुकूमत ली, तो बशर भाई, जब उन्होंने ये तजुर्बा किया, जब वो किसी के कांधों पे बैठ के इक़्तिदार में आए, उनको इस तरह का सामना ही नहीं करना पड़ा पब्लिक का। वो जब आते थे उनकी मौजें लग जाती थी। इस मर्तबा पब्लिक सामने खड़ी हो गई। जी देखें, बिल्कुल पब्लिक तो देखें इफ्तिखार चौधरी के वक्त में भी सामने आई थी। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त जो लोगों का रिएक्शन है, क्योंकि लोग भी थक गए हैं ना इमरान। एक ही सर्कल है कि एस्टेब्लिशमेंट एक रोबोट चूज करती है, सॉरी टू से प्रोग्राम करती है, और उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। वो वजीर आजम जब तीसरे साल में आकर के खुद को वजीर आजम समझना शुरू कर देता है तो एस्टेब्लिशमेंट उसे साइड पे कर देती है। ये हमारे साथ जो है गुज़िश्ता 60 साल से यही तमाशा चल रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक ही तजर्बा करके एक ही तरह के नताइज बार बार आपको मिल रहे हैं तो कहीं तो खराबी होगी। तो इमरान खान ने जो स्टैंड लिया, और सॉरी टू से लेकिन हर वजीर आजम हमारा जो है इक़्तिदार से निकल कर वो जमहूरियत पसंद भी हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक बात के खिलाफ भी बातें करता है, मगर रास्ता वो ही चूज कर। तो इमरान खान के पास ये एक सुनहरी मौका है कि वो जो है अब वो रास्ता ना चूज करें, ताकि लोग जो अब बाहर निकले हैं, लोग उनसे एक उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जो एक सर्कल टूटने के करीब है उसको टूट जाने दीजिए। ये ना हो कि अगली दफा फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से कॉम्प्रोमाइज करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जाके जो है GHQ के सामने एहतजाज शुरू कर दे। उनके पास अब लोगों की ताकत है, वो फौज के साथ बैठ के बात करें कि जनाब
आपको ये सिविलियन ओवरसाइट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और जो अहम मामलात हैं उस पर वजीर आजम को देनी होगी। उस वजीर आजम के ऑफिस का जो भी जब भी वो आएंगे, और लेट्स सी कि कब आते हैं, लेकिन उनको ये ताकत देनी होगी, एस्टेब्लिशमेंट को भी ट्रस्ट करना होगा। वजीर आजम वो बन सकते हैं, ये तो सारी प्रेडिक्शंस कह रही हैं, लेकिन वो किस तरह के वजीर आजम बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आइन का एक आर्टिकल है 232 से 235 तक, 18वीं तरमीम में इसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई थी, तो उसके बाद क्या गवर्नर राज लगा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, फिर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आम लोग निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है पंजाब में और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत के खात्मे और परवेज़ इलाही की हुकूमत बनने के मामले के ऊपर जो है वो जश्न मना रहे हैं। और एक्चुअली तो ये कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब स्टिल बाहर बैठे हैं और रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में उनके बकौल जो हुकूमत बनी थी शहबाज शरीफ की, वो अभी भी हुकूमत मौजूद है। तो जो असल काम है वो अभी होना बाकी है। अगर तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है तो फिर इसको मुकम्मल तौर पे रिवर्स होना होगा। अब आ जाए आप जनरल गुलाम मुस्तफा साहब के पास। जनरल साहब, ये आइन के आर्टिकल 232 से 235 तक, आपको याद होगा 2009 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान में गवर्नर राज लगा था, आज से 13 साल पहले, और वो लगा था जब अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए। और उस वक्त सलमान तासीर साहब को गवर्नर पंजाब को ये इख्तियारात दे दिए गए थे कि सूबे को वो कंट्रोल करेंगे वफाक की जानिब से। अब जो तरामीम हो गई हैं, उन तरामीम के बाद तो सूबाई असम्बली को पहले अक्सरियत को ये कहना पड़ेगा गवर्नर राज लगा दें, फिर कौमी असम्बली और सेनेट वहाँ पे भी होगा, और फिर सदर पाकिस्तान ने अल्टीमेटली लगाना है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी है। तो ये राणा सनाउल्लाह कैसे गवर्नर राज लगा रहे हैं सर? ये राणा साहब ही बता सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की सोच ये है तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के क्यों हर दफ़ा ब्लेम करते हैं? बहुत अच्छी बात हम सब कर रहे हैं कि भाई अवाम का हक है, इस जमहूरियत को हम जमहूरियत समझते हैं, ये वोट दें, जिसको मंतखब करें वो हुकूमत में आए। लेकिन जब हुकूमत में आ जाए तो उसके बाद जो वो काम करता है वो स्पेस फराहम करता है दूसरी क़ुव्वतों को वहाँ पर दाखिले की। अब भी ये जो कुछ कर रहे हैं खान, जिस तरीके से राणा साहब का बयान है, जिस तरीके से आज शहबाज शरीफ साहब अपना गरज रहे थे असम्बली में, अपना कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, हर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने को बैठे हुए हैं वो लोग। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपकी अदालत उज़्मा के ऊपर चढ़ाई कर देगा या उनकी पार्टी या उनके ग्रुप लेके चढ़ाई कर देगा, तो आप क्या तवक्को रखते हैं? क्या ये जमहूरियत का यही चाल चलन है? ये सारा कुछ ही है। आप देखिए, हम जब भी मेरी बातें तल्ख लगेंगी सबको, हमें सबको आर्टिकल 6 याद है कि मुशर्रफ को आर्टिकल 6 लगा दें। एक दफ़ा तो मुझ पर भी किसी ने कहा आर्टिकल 6 लगा दें, मैं अगर लगा दें भाई, एक आर्टिकल 6 नहीं है, आइन भरा पड़ा है जिसमें ज़्यादातर आर्टिकल इस अवाम के लिए हैं। ये आज तक मैं ये बताइए कि अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कितना काम हुआ है, कितना, और कब कैसा हुआ है कि ये चंद खानदान देखते ही देखते हमारे अरबोंपति करोड़ोंपति बन के बैठ गए सारा कुछ ये, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बात बिल्कुल सही है कि अवाम ही इस मुल्क की ताकत का फैसला करना चाहिए उनको। अवाम ही इस मुल्क के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और आइन एक्चुअली बना भी इसलिए है कि अवाम को इन हुक्मरानों से महफूज रखे। लेकिन हमने आइन की सूरत बिगाड़ के रख दिया है इमरान। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। इसको रीजन 1973 की शक्ल में, इसमें जो भी हमने कुछ किया है, मिलके बैठ के जो कुछ भी बेसिक स्पिरिट से मुतसादिम को निकालना पड़ेगा आपको। आपने 18वीं तरमीम की बात कर ली, 19वीं तरमीम की बात कर ली, कल शोर मचा हुआ था जी कि इन जजों की ताकत को कम करें आप, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम। हर वो चीज़ जो इनको तकलीफ देती है उसको आप रोकने को तैयार हो जाते हैं। जब तक ये खुद अब किसी को दावत नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, कोई आ नहीं सकता कोई और। फौज का रास्ता आपने रोकना है, सिर्फ एक तरीका है, आप इस मुल्क के लिए डिलीवर करना शुरू कर दें। इस अवाम की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। कोई दुनिया की फौज, इस पाकिस्तान फौज जिस वक्त है, इससे 100 गुना भी बढ़ जाए तो वो इस मुल्क पे कभी कब्जा करने की या इख्तियार पे आने की कोशिश नहीं करेगी। क्यों करेगी वो? उसके लिए
ठीक है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सीने में भी दफन है। ये देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान है, ये आपका है, मेरा है पाकिस्तान, मैंने और आपने यहाँ पे रहना है, इन 22 करोड़ अवाम ने यहाँ रहना है, जिनके स्टेक्स यहाँ पर नहीं है, जब वो मेरी तकदीर का फैसला करना शुरू करेंगे तो कौन उन पर ट्रस्ट करेगा उनको? तो ये गवर्नर राज की बातें, इस किस्म की आमकाना बातें करना छोड़ें, अपनी ये छोड़ें इसको, ये बिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने के आगे आए अपना। ये जो कुछ भी हुआ ये किसी ने और ने तो नहीं किया, कि तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, पाकिस्तान के अवाम के फैसले हैं, पाकिस्तान के जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनके फैसले हैं। इनको अगर तस्लीम आप नहीं करेंगे और आप इस वजह से तस्लीम में करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता, और आप एक से एक बढ़कर आप बयानात जारी करना शुरू कर देंगे जब से ये शुरू हुआ है काम, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का? ठीक है अदर काज़मी साहब, ये जिस तरीके से भी सारा मामला हुआ, अब लेवल तक ही हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके आगे तो बात भी आप लोग नहीं कर सकते नॉर्मली, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। चीज़ों को ठीक करना चाहिए बजाय उनके ऊपर ज़्यादा वावेला करें, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये सोच पाकिस्तान में मौजूद है कि अब चीज़ों को ठीक किया जाए। आपके ख्याल में अब होने क्या जा रहा है? क्या इमरान खान साहब गवर्नर राज की धमकी को सुनेंगे और यहाँ पंजाब में हुकूमत को चलाएंगे, या उनको अब वफाक की तरफ मुंह करना पड़ेगा और जल्द अज जल्द पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाना ही हल है? देखिए, पहले तो जिस तरह जनरल साहब जिक्र कर रहे थे वही जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारा अलमिया ये रहा है कि अशराफिया जो है वो अपने हकूक की जंग लड़ रही है। जिस दिन सियासी अशराफिया अवाम के हकूक की जंग लड़ेगी तो बहुत सारी चीजें हमें तब्दील होती नजर आएंगी। जहां तक अभी गवर्नर राज का ताल्लुक है, देखें, एक तो मसला ये है राना साहब का और हमारे वजीर आजम साहब का कि इन दोनों के पास अब करने के लिए कुछ है नहीं। एक इस्लामाबाद का वजीर आजम है, दूसरा इस्लामाबाद का वजीर दाखिला है, तो अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने आप को मसरूफ रखना है, तो ये इस किस्म की बातें करते रहेंगे। वो भी सर 3 किलोमीटर इन्होंने उस दिन, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया, 3 किलोमीटर इस्लामाबाद और छोटा कर दिया था। वो बोर्ड को उठा के 3 किलोमीटर अंदर जाके लगा दिया था कि ये तो इस्लामाबाद की हुदूद ही नहीं है जहां से मुझे पकड़ा है इन्होंने, तो वो 3 किलोमीटर और छोटा हो गया सर। तो अब जो मियां साहब की जुरिस्डिक्शन कम हुई है उसमें आपका भी कसूर है, ठीक है? अब उनका इक्तदार आपने मजीद महदूद कर दिया है। तो अब मसला ये है कि इन्होंने अपने आप को मसरूफ रखना है, तो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इमरान खान को इस वक्त एडवांटेज ये हासिल है, देखें, इमरान खान ने वो किया है जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे हमने देखा बाचा खान के वारिस, उसके साथ साथ JUIF के साथ वो बैठे हुए, ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन जो हैं वो भुट्टो के वारसों के साथ बैठे हुए, सब ने मिलकर इमरान खान का सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था ना कि मतलब JUIF और ANP, कभी आपने सोचा था कि ये इकट्ठे बैठेंगे? ज़ियाउल हक के वारिस और भुट्टो के वारिस एक दूसरे के गवाह बनेंगे और एक दूसरे को, जिसे आप कहेंगे कि मोतबर बना के पेश करेंगे। तो इन सब ने मुकाबला करके देख लिया, साथ इनके XYZ भी बहुत शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने इनको शिकस्त दी है। शिकस्त क्यों दी है कि बयानिए में फर्क है। ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान ने रेजिस्टेंस वाला बयानिया मरियम बीबी से छीन लिया, नवाज शरीफ से छीन लिया। नहीं जी, उन्होंने जो बयान, बिल्कुल वो पर्सनल बयानिया, वो जाती नोहा है, मुझ पे ये जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया। इमरान खान कहता है मेरी हुकूमत गई तो पाकिस्तान पे जुल्म हो गया, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें। वो कहता है मैं गया तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला हो गया, मैं गया तो हमारी मईशत खराब हो गई। तो वो इसको मुल्की और अवाम के तनाजुर में पेश करते हैं, ये जाती तनाजुर में पेश करते हैं। तो भाई एक बात और बताइएगा, एक मिनट, शहबाज शरीफ साहब ने आज ये क्यों कहा? ये क्या कोई ऐसी जगह पे हम पहुंच गए हैं मियां साहब, मेरे दिल में राज दफन है? आपको पता है जब कोई आदमी ये कहता है ना कि मेरे दिल में राज दफन है, तो वो किसी को सुना रहा होता है, किसी को कह रहा होता है। फिर वो कहते हैं अदलिया का मियार दोहरा है, यानी अदलिया का वाकई मैं ये समझता हूं कि अदलिया ने सिर्फ एक आदमी को 50 रुपए के स्टाम्प पे पाकिस्तान से बाहर भेजा है और किसी को नहीं भेजा, तो ये तो दोहरा मियार ही हुआ ना। तो ये अब ये दो चीजें जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब को क्यों इस वक्त बोलनी पड़ गई? देखिए, एक तो ये है ना कि जो ही पंजाब के अंदर इलेक्शन हारे तो फौरन मरियम बीबी ने कहा कि हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। एक तो अंदरूने खाना जो इस वक्त शीन लीग के ऊपर अटैक हो रहा है, तमाम तरह नाकामियों की जिम्मेदारी डालनी चाहती है मरियम बीबी भी और मियां साहब भी, शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा शहबाज के ऊपर, इसलिए कि वो दोनों सिस्टम से आउट हैं, उनकी कोई स्टेक नहीं है इस वक्त सिस्टम की। और उसके साथ साथ फिर शहबाज शरीफ को ये लगता है कि जो लोग मुझे लेके आए थे, जिनकी मिन्नत समाजत करके या जिनसे कोई डील करके, चाहे वो उनके सियासी इत्तेहादी हों या कोई दीगर लोग हों जिनके साथ मिलके वो आए, वो भी उनको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे और जो मर्जी कहते रहे
कि जनाब ये हो जाएगा, हम दोबारा इंतखाब की तरफ जाएंगे या साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, ये जमीन आसमान का जोर लगाएंगे कि ये हुकूमत वफाक में कायम रहे। इसलिए कि इनको पता है कि अगर हुकूमत गई तो एक तो शहबाज शरीफ साहब कभी भी दोबारा नहीं बन सकते, और बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं ये भी मिलके भी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये हार जाएंगे। तो शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पे वही गिला कर रहे हैं अपने हैंडलर्स के साथ कि यार ऐसे मत करो, मेरा कोई ख्याल करो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लें, ब्रेक से बाद वापस आते हैं फिर मेहमानों से बात करते हैं और पूरे पाकिस्तान में लोग इकट्ठे हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुबशर ज़ैदी साहब, ये जो पब्लिक का रिएक्शन है, ये अभी हमजा शहबाज साहब भी कह रहे हैं मेरे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई है। देखें, लोग सबसे अच्छे ऐसा लगता है जज होते हैं और लोगों को आइडिया हो जाता है कि किसके साथ ज्यादती हुई है और कौन कर रहा है। अब अल्लाह रखा पेप्सी ने पूरा जोर लगाया वहाँ पे 2-3 दिन पहले वहाँ पे लिबर्टी चौक में, और हमने वहाँ पे देखा, विटनेस किया कि लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा कि बगैर कॉल के ही लोग बहुत बड़ी तादाद में कल पहुँच गए और आज तो और बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ये पब्लिक का रिएक्शन अगेंस्ट हो जाना बैड गवर्नेंस की वजह है, वादे पूरे ना होने की वजह है, एनआरओ लेने की वजह है, या लोग वाकई ये समझते हैं कि ज्यादती हुई है, ये जो है दाव लगा कर आए? देखिए इमरान, अब इस मुल्क में बच्चे बच्चे को पता है कि जो रजीम चेंज है वो कैसे होती है। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उससे पहले मुलाकातें जो हो रही थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कहाँ किससे मिल रहा था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब को बाहर किसने भेजा ये जनरल साहब से भी पूछेंगे। लेकिन ये है कि देखिए, जो इस वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं, सबसे बड़ी वजह महंगाई है। ठीक है, दूसरी वजह वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान को गलत तौर पर निकाला गया, और उनके एक सिंपल रीज़न है कि आप उसे अगर 5 साल पूरे कर ले दे देते तो लोग वोट करके उसे या तो बाहर कर देते या वो दोबारा इलेक्ट कर लेते। ये जो सिलसिला है जो अपोजिशन ने जोड़ा कि जनाब एक ख़ास तयनाती हो जाएगी और हम जो है बाहर हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ये हमारी जो पुरानी सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनको यही रास्ता पता है। उनको एक ही रास्ते से हुकूमत में आना की जो स्ट्रैटेजी है उनके ख्याल में यही है, और उन्होंने कामयाबी से इस्तेमाल भी किया है। पूरे 90s को ले लें या इवन 2008 से ऑनवर्ड्स भी ले लें, तो वो लोगों के ऊपर उनका एतबार जो है वो उससे ज़्यादा उनका एतबार होता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट हमें ले आएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा उन्हें ले आई, लेकिन जनरल साहब की बात मैं एग्री करता हूं कि जब ले आए हैं तो भाई डिलीवर तो आपने करना है ना, या इस्टेब्लिशमेंट आपको डिलीवर भी करवा करके देगी। ठीक है, इमरान खान ने लैंड माइंस लगाई पेट्रोलियम प्राइसेस फ्रीज करके, लेकिन आपको याद होगा 2018 में जब पीटीआई जीती थी उससे पहले जो बजट पेश हुआ था तो नून लीग ने भी टैक्स फ्री कर दिया था, और जिसको बाद में आके तो ये अगली हुकूमत के लिए हर कोई ये लैंड माइंस लगाता है। मगर लोगों का इस वक्त गुस्सा ये है कि ये जो बिलावल साहब निकले थे कराची से PTIMF के खिलाफ और 9 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, और उन्होंने कहा कि मैं और वो आए इस्लामाबाद तक, उन्होंने जल्द से किए सारे रास्ते, मगर अब आपने जब 80 रुपये बढ़ा दिया तो उसके बावजूद लोग तो फिर आपसे पूछेंगे ना कि जनाब आप 9 रुपये पे तो आप इतना शोर मचा रहे थे, अब आपने खुद अगर 80 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, अभी खैर 18 रुपये कम भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर 65-70 रुपये आपने बढ़ा दिया है, तो आप तो कह के आए थे कि जी पिछली हुकूमत ने महंगाई कर दी, तो आपने आके उस महंगाई को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लाख कहें कि ये इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से था, ये था, वो था, लेकिन डिलीवर आपको करना है। लोगों ने ये कोई इंतखाबात तो नहीं हुए ना कि लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया कि जनाब ठीक है आप मुश्किल फैसले करें। तो लोग ये समझ गए हैं कि ये दाव लगाकर आए हैं और लोगों की हमदर्दियां भी इनके साथ नहीं है। ये कितनी देर तक सस्टेन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लैंड माइंस का आपने कहा, तो ये साथ साथ मनाजिर भी आप लोग देखें नाजरीन, ये F10 पार्क इस्लामाबाद के मनाजिर हैं इस वक्त के बराह रास्त। इमरान खान साहब ने गालिबन 10 साढ़े 10 बजे बात करनी है, लोग अभी से इकट्ठे होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शहरों में लोग
जमा हो रहे हैं। जहां तक मामला है लैंड माइंस का, तो आर्मी चीफ के पास गए थे मिफ्ता इस्माइल 2018 में, और उन्होंने कहा कि अल्लाह करे हमारी हुकूमत ही ना आए 2018 में। पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि जो हालात हैं 3 साल तक तो कमर सीधी नहीं होगी जो आएगा। तो ये आर्मी चीफ को मिफ्ता इस्माइल ने बताया था 2018 में। तो लैंड माइन तो हर हुकूमत बिछा कर जाती है, ये बात ठीक है। अब इसमें मैं जनरल साहब आपके पास आ जाऊं, ये पब्लिक की वोट, इसके पीछे अगर मैं कहूं कि आप 1, 2, 3 रीजंस बताएं कि ये 3 रीजंस हैं जिस वजह से पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल शिफ्ट हो गई है, और ये कब तक प्रलॉन्ग कर सकती है, आप मुझे बताएं। देखिए, नंबर 1, इमरान खान साहब की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की अपनी एक होल्डिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वजह है वो ये है कि जो लोग इमरान खान साहब को हटाकर इक़्तिदार में आए हैं, उनकी जो स्टैंडिंग है इन द पब्लिक साई वो इतनी कम है कि इसकी वजह से ज़्यादा लोग इमरान खान साहब को भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। और तीसरी वजह ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने, या जिसने भी इमरान खान साहब से मिलकर एक नैरेटिव उन्होंने बनाया था, और मैं उस दिन से कह रहा हूँ पीडीएम वालों को कि नैरेटिव आपको ले डूबेगा, आप इसका तोड़ करें उसका। तो नैरेटिव के बजाय उन्होंने इंडिविजुअल्स हमले शुरू कर दिए, उसमें कामयाब नहीं रहे। तो ये 3 मैं समझता हूँ कि वजूहात हैं कि जो लोग आए हैं उनके अपनी स्टैंडिंग, उनके अपनी गवर्नेंस का सिस्टम, उनके बारे में ये जनरल परसेप्शन है काफ़ी हक़ाइक़ में मबनी वो, और जो एक बयानिया था, और उसके बाद पब्लिक जो सपोर्ट इमरान खान साहब की थी वो बज़ात खुद एक, ये 3 एलिमेंट्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें सब में याद रखनी चाहिए कि इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी टॉप पर है, वेरीफाइड, हम सब उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो गवर्नेंस थी, ये एनसीएम आने से पहले जो हालात थे वो हमें नहीं भूलने चाहिए। जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रही थी, गवर्नेंस हो रही थी, वो हमें नहीं भूलने चाहिए। पंजाब का जो हाल हुआ आपको नहीं भूलना चाहिए। आप चले जाएं, पंजाब की सड़कों का बड़ा गर्क हुआ है, यहाँ पे किसने ठीक करने की कोशिश नहीं की है। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनको संभालने की कोशिश नहीं की है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जो गलतियां हैं उस गवर्नमेंट की हमें नहीं भूलनी चाहिए इस सारे यूफोरिया में। अब ये पॉपुलैरिटी कब तक चलेगी? ये उस वक्त तक चलेगी जब तक इमरान खान साहब, उनके जो सूबे हैं, खासतौर पर पंजाब में, खुद उन्होंने कहा था पानीपत है, लेकिन वो खुद पानीपत को नहीं संभाल सके, यहाँ पर डिलीवरेंस बेहतर होना शुरू हो जाए। और इस वक्त लोग देख रहे हैं सिंध का जो हाल हुआ है गुज़श्ता 14-15 सालों में, वहाँ पर लोग उनको देख रहे हैं। अगर वहाँ पर स्टैंडिंग कर सकते हैं तो ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी चल सकती है अगले इलेक्शन तक। और जब तक ये, मैं तो अपना ज़ाती तौर पर नुक़्ता नज़र ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को ना छेड़े, अपने बोझ के तरह वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता दबती जा रही है, गिर जाएगी वो खुद ही खुद। एक मिनट मैं कादिम भाई आपके लेकर आऊंगा सवाल कि फेडरल गवर्नमेंट को ना छेड़ें, खुद उनको गिरने दें, तो ये तो वो ऐसी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई बंद कर देंगे जो उनके मुताबिक रिजीम चेंज करके बनी है, इंपोर्टेड हुकूमत। इमरान खान साहब को अगर तो उनके मौक़िफ़ में दम था और वो बात ठीक कर रहे थे, तो तब तक तो उनको चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वो इस्लामाबाद में पूरा जो रिजीम चेंज ऑपरेशन उनके मुताबिक है उसको रिवर्स नहीं कर देते। ब्रेक, वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अदर भाई, मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गया था, बताइए सर कि इमरान खान साहब को वेट करना चाहिए, वेट एंड सी करना चाहिए, या फिर चढ़ाई की पॉलिसी जारी रखें जब तक कि पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स नहीं हो जाता, जैसा कि उनका यह मानना है। देखिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो प्रेशर को नीचे लेके आए, इसलिए कि ये जो आज हम सब कुछ सामने देख रहे हैं ये उसी प्रेशर का नतीजा है जो इमरान खान ने मसलसल इनके ऊपर डाला हुआ है। लेकिन अब इसमें एक और चीज ऐड हो गई है कि हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत की नाकामियां, इस हुकूमत की जिसे आप कह सकते हैं कि बैड गवर्नेंस, वो सब कुछ खुल के सामने आ रहा है, जो इमरान खान के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जब वो ये लोग हुकूमत में आए थे वो उस वक्त सोच नहीं सकते थे कि ये इतने नाअहल साबित होंगे, इसलिए कि एक तरह से इस वक्त आपके यहाँ कौमी हुकूमत कायम है जिसमें सारी जमातें हैं और इदारों की भी उनको मुकम्मल बैकिंग हासिल है। उसके बावजूद इनसे चीजें नहीं संभल रही। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ये भी देख रहे हैं कि किस तरह ये हुकूमत खुद अपने बोझ के तले दबती जा रही है। उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब भी वापस ले लिया, लेकिन अगर वो ये तासुर देंगे कि हम अब पीछे बैठ गए हैं और ये सेंटर चलाते रहे, तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर इमरान खान को उसका नुकसान होगा। तो सर, ये हमें लाया गया है, ये जुमला आप सुनेंगे आने वाले दिनों में,
और ये भी आप सुनेंगे हम तो मुल्क बचाने के लिए और जमहूरियत की बका के लिए आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो मामला उस तरफ जा रहा है। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खुल के मार्केट में ये चीज़ें आ जाएंगी, हमें लाया गया है, हमें फंसाया गया है? आहिस्ता आहिस्ता तो शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बयानिया मुकम्मल तौर पे हावी कब तक हो जाएगा? देखिए, ये लोग बड़ी जिद करके और बड़े जिसे कहते हैं तगो-दो करके इन्होंने इक़्तिदार संभाला है। यहाँ पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने शरीफ खानदान को यूज कर लिया, उनकी सियासत खत्म कर दी। नहीं जी, यहाँ पे शरीफ खानदान ने जरदारी साहब को यूज किया। आप देखें जरदारी साहब को उन्होंने कितने साल जेल में रखा, फेंटा भी लगाया, उनकी बेगम के खिलाफ किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते थे, मुहिम चलाते थे, लेकिन उसी जरदारी को इस्तेमाल करके आज वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अपने केसेस इन्होंने खत्म करवाए। इस वक्त शहबाज शरीफ जेल में होते अगर वो वज़ीर-ए-आज़म ना होते, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो ये बहुत सारा सिस्टम भी और उसके साथ साथ जरदारी साहब को इन लोगों ने यूज किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये इतने खुल के ये कहेंगे जरूर, लेकिन ये इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे, इक़्तिदार के बगैर इनका गुजारा नहीं है। ठीक है, नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लिबर्टी से हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान आपका ज्वाइन करने के लिए। नुमान भाई, क्या सूरत हाल है यहाँ पे लिबर्टी में? क्या लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं? आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की कॉल तो आज ही की है और 1 घंटे के बाद शायद वो बात करेंगे। बिल्कुल इमरान, आज क्योंकि पीटीआई की जानिब से अनाउंस किया गया था कि इन्होंने जो यौम तशक्कर मनाना है, तो उसमें इमरान खान साहब ने खुद जो खिताब है वो 10 बजे करना है। लेकिन यहाँ पे पार्टी की जानिब से ये कॉल दी गई थी कि तकरीबन 8 बजे के करीब जो है वो यहाँ पे कारकुनान जमा होना शुरू हो जाए। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि तकरीबन 600 से 700 के करीब कारकुनान जो है वो जमा हो चुके हैं। डाइवर्शन लगाई गई है, इस वजह से लोग जो है गाड़ियाँ दूर पार्क करके जो है वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फैमिलीज की और जो नौजवान है उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। स्टेज लगाया गया है यहाँ पे लिबर्टी चौक पे एक जानिब, जहाँ पर जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही है, पार्टी तराने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ नौजवान जो है यहाँ पे रक्स भी कर रहे हैं, ढोल की थाप पे भंगड़े भी अभी कुछ देर पहले डाले गए। तो लोगों की फैमिलीज के साथ जो है एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अब आ भी चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि 10 बजे के करीब जो है यहाँ पे जैम पैक होगा, यहाँ से बिल्कुल भी गुजरने का या तिल धरने की कह लें आप जगह यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये खासा बड़ा ये एरिया खासा बड़ा है, बहुत सारे एकड़ों पे है ये और बहुत बड़ा एरिया है ये, और अक्सर ये भर देते हैं। कल रात को भी आपने देखा यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे, खवातीन, फैमिलीज, बच्चे भी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप PMLN ने थोड़े दिन पहले यहाँ पे यौम तशक्कुर से यौम इजहार यकजहती किया था हमजा शहबाज के साथ, उसके साथ आप कैसे कंपेयर करते हैं इसको? देखिए इमरान, जिस तरह के कल रात को तो किसी पार्टी की जानिब से कोई कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन लोग अपने तौर पर जैसे वजीर आला जो है वो परवेज इलाही मुंतखब हुए तो लोग यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए और यहाँ पर वाकई जमेगा भीड़ तक, क्योंकि कल भी मैं यहाँ पे कवरेज करता रहा और तकरीबन वो रश जाकर रात को 1:30 बजे खत्म हुआ। इतने ज्यादा लोग थे। अगर आप उसके मुकाबले में बात करें PMLN की, तो उनकी जानिब से एक शो जो है वो बनाया गया था यहाँ पे, जिसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी था। लोगों को जो है महसूस करने के लिए, लुत्फानंदोज करने के लिए मुख्तलिफ जो है कह लें कि आप आइटम्स पेश की गई। कुछ ऐसे लोग भी आए हुए थे जो था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इतना बड़ा वो जमे गफीर इकट्ठा नहीं कर सके। अगर आप वैसे मेरे से पूछे तो तकरीबन इसके मुकाबले में 30% के करीब जो है लोग वो यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे इस तरह लोग जमा नहीं हुए जिस तरह के कल बगैर कॉल के जमा थे, और आज तो फिर पार्टी की जानिब से कॉल दी गई है, तो उससे भी कहीं ज्यादा जमे गफीर जो है यहाँ पे आज मौजूद होगा। ये अभी देखने में आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से जी नुमान भाई, एक्चुअली टाइम खत्म हो गया है। मैं पहले आप हमारे साथ थे नहीं, वरना डिटेल में बात करते और आपसे और भी चीज़ें मुझे पूछनी थी, लेकिन पूछते रहेंगे, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।